हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं टीजीटी पीजीटी यूपी के और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, आपके जितने भी राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज़ मेरे चैनल पर जो हैं वो ज़रूर देखें। दैट हेल्प्स यू मच मोर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंटेंट। फर्स्ट क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट मिलेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ग्रामर के, प्लस गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, इस तरह से। लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए आगे चलें। स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग इंजेन्युइटी। अब इंजेन्युइटी का सबसे करेक्ट मीनिंग पूछ रहे हैं। इम्प्लाइंग मतलब संकेत रूप से कौन सा फिट बैठ रहा है इसमें। अब इंजेन्युइटी मीन्स होता है सिंप्लिसिटी। ओके, सिंप्लिसिटी, सरलता। ओके, तो इसका मीनिंग इसमें पूछ रहे हैं। देखिए, अब बाकी आपको सारे आना चाहिए तो आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे कि आपका जो स्किलफुल है, जो इसका करेक्ट आंसर है। और जो एक वर्ड है हमारा बलनेस, इसका मीनिंग होता है सॉफ्टनेस। ओके, सेंटिमेंटल यानी कि फुल ऑफ इमोशन, सर्टेनली मीन्स निश्चितता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो सिंपली सिटी से आ रहा है, दैट इज स्किलफुलनेस। ओके, जिसमें स्किल्स होते हैं जिस व्यक्ति में, वो इम्प्लाइंग मीन्स होता है सांकेतिक रूप से, या फिर उसको सही से बता सके। नेक्स्ट इज चेंज द वॉइस। अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस का ये आंसर है आपका। इसमें वॉइस के लिए आ रहा है कि आपको इसको चेंज करना है। द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, न्यूज़ प्लीज्ड हिम। सो अगेन, अब सबसे पहले जब हम वॉइस को चेंज करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी है कि V3 हमेशा यूज़ होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है चेंज हो जाती है। हिम विल चेंज इनटू ही। अब क्या है, ये प्लीज्ड है। प्लीज्ड मीन्स ये कौन सा टेंस है, V2 है। ओके, V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। और ये हमारा चेंज होता है जब हम इसको लेके जाते हैं वॉइस में, तो इसमें हमको वॉज या वर अकॉर्डिंगली यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझेंगे। ये जो क्या लिखा है, हिम, हिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ही हो जाएगा। अब प्लीज्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर हमें लगाना है चेंज करते समय। तो ही के साथ हमें वॉज लगाना होगा, ना कि वर, क्योंकि ही अपना सिंगुलर है। अब ये जो प्लीज्ड है ये है आपका V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये जो प्लीज्ड है ये आपका V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें अकॉर्डिंगली समझना होता है। एंड अब ये आपको देखो, आपने हमेशा से सुना है बाय आता है, लेकिन यहाँ ये अलग टाइप से है। तो विद द न्यूज़ होगा, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। एक्सेप्शनल्स होते हैं कुछ, तो ये इस तरह से यहाँ बताया गया है। बाकी और कोई सा नहीं होगा। हाँ, बच्चे ये लगा के आ सकते हैं, लेकिन इसीलिए ये बनाया गया है यहाँ पर कि ये विद द न्यूज़ पे जाएगा। द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, सो ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। ओके, नेक्स्ट अगेन वॉइस से चेंज करने का ये, वी मे फिनिश द वर्क सून। तो क्या होगा इसका, देखिए। सो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द वर्क, द वर्क हो जाएगा। अब द वर्क के बाद ये जो मे है ना, मे जो चेंज होगा, या फिर ये मॉडल्स जितने भी होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल। ओके, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं इनको। जब ये एक्टिव से पैसिव में हम इन्हें चेंज करते हैं तो इनके साथ बी लग जाता है। तो वही है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। ओके, अब फिनिश का थर्ड फॉर्म यहाँ फिनिश्ड हो गया, मे का चेंज हो गया, मे बी हो गया। और अब देखो, आप कहेंगे बाय अस नहीं लगाया, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे में भी होता है, नहीं भी लगाते हैं पर वो करेक्ट माना जाता है। ओके, लगाते तो भी ठीक है, पर ये भी सही है। तो अब मे का क्या चेंज हो जाएगा, वॉइस में मे बी हो जाता है। और अगर आपको डाउट हो रहा है माइट को लेकर, तो नरेशन जो होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहाँ माइट हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं तो मे का माइट, कैन का कुड, इस तरह से हो जाता है। ओके, आप लोग चार्ट्स ज़रूर से देखिए, इनका इंपॉर्टेंस होते हैं ये। अगेन हमारे पैसिव वॉइस के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में फिर से बता दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जब, तो वर्ब की सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एंड अकॉर्डिंगली उसको हमें बनाना होता है। वेयर डिड सीता बाय द हेट। ओके, अब वे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव है, तो हमें वेयर को एज इट इज़ रख लेना है पहले तो, वेयर। अब डिड है, डिड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, अगेन वॉज या वर में। हमने अभी पढ़ाई है पिछले पिछले क्वेश्चंस में भी। तो अब ये हो जाएगा वेयर, देन वॉज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द हेट, तो पहले वो रख लिया। एंड बाय विल चेंज इनटू बॉट, ये कि वर्ब थर्ड फॉर्म है, एंड बाय सीता। ओके, अब
देख लेंगे आप लोग, बाकी क्यों नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट उन्होंने डिड लगा दिया है, यहाँ पर वॉस नहीं लगाया है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली समझते हुए चलेंगे कि डिड किस में चेंज हो जाता है, ऐसे समझ लो, वॉस या वर में। वॉस या वर इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ जो जाएगा, जैसे यहाँ द है ना, द हैट है तो हैट के साथ वॉस आना चाहिए ना, एक ही हैट है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉस आता है, इस तरह से। तो ये वॉइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सो इसमें पूछ रहे हैं कि टू इल इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो आंसर आपके सामने एंटीथीसिस लिखा है। एंटीथीसिस में क्या होता है ना, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ये आप समझ सकते हैं, कुछ दो अपोजिट चीज़ें एक साथ आ रही हैं। ओके, अब कैसे? तो इर मीन्स होता है एरर, गलती करना, और यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड आ रहा है फॉरगिव, माफ़ी। तो ये दोनों एक साथ आ रहा है, इर एंड फॉरगिव। एंटीथीसिस आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ओके, अब साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो बाकी है, एपोस्ट्रॉफी मीन्स पोइट किसी को संबोधित करता है तो वो एपोस्ट्रॉफी होता है। मेटाफर मीन्स टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर होता है, दो एक जैसे ऑब्जेक्ट जो नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। और थर्ड है आपका सिमिली है, एक्चुअली ये सिंपल हो गया। सिमिली में भी दो चीज़ों का कंपेयर होता है, पर एज और लाइक का यूज़ उसमें होता है, ये इनका डिफरेंस है सिमिली मेटाफर का। ठीक है, तो अभी हमारा इसका आंसर क्या है? टू इर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब ह्यूमन्स हैं तो गलती करते हैं, भगवान जो है माफ़ कर देते हैं। तो ये दोनों बात एक साथ आ रही, एंटीथीसिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी ascribe इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इन एनिमेट थिंग्स इज नोन एज। क्या बोल रहे हैं? अस्क्राइब मीन्स होता है हम रीज़न बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि कोई भी इंटेलिजेंस है या कोई आइडिया है या पर्सनैलिटी है, पर्सन है, उसको हम कैसे मान लेते हैं? इन एनिमेट थिंग्स। ठीक है ना, क्या किसी भी चीज़ को इन एनिमेट मान लेना, या फिर वही है कि निर्जीव चीज़ों को भी पर्सनल और इंटेलिजेंस के वे में मान लेना। ठीक है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो पर्सन वर्ड है ना, हम इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि पर्सन की क्वालिटी दे देना नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी ऑब्जेक्ट्स को, किसी आइडियाज़ को। यहाँ यही पूछा जा रहा है। मेटाफर अगेन क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों का कंपेयर किया जाता है और उसमें लाइक का यूज़ नहीं होता है, सिमिली में होता है। ऑक्सीमोरन में टू अपोजिट बातें एक साथ चल रही हैं, वो ऑक्सीमोरन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। इसका मीनिंग है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन का मीनिंग होता है अशिक्षित, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा। तो अब कैसे? इसका मतलब क्या है? एक पर्सन जो कि मटेरियल आउटलुक के हिसाब से डिफरेंट है, कल्चर के हिसाब से भी डिफरेंट है, दैट इज़ फिलिस्टीन। ठीक है, ये वो देश की बात नहीं चली, वो जो फिलिस्तीन वो देश एंड ऑल दैट, वो नहीं, ये फिलिस्टीन इंग्लिश वर्ड है अपने आप में। इसका मीनिंग है अलग होना, सामान्य से अलग होना। ओके, बार्बरस का मीनिंग क्या होता है? असभ्य। ओके, नोमैड का मतलब होता है घुमक्कड़, वो जो बंजारे होते हैं। एंड एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, यानी कि जैसे ऐसा देश जहाँ कोई नेता ना हो, बिना नेता के, तो दैट इज़ एनार्किस्ट। सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लो, अच्छा रहेगा। ऐसी तो एनालिसिस करके हमको पढ़ना होता है। तो फिलिस्टीन मीन्स क्या? मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। इस बात को ध्यान रखो, जो कल्चर है, जो समानता, जो ऑर्डिनरी चीज़ है, उनसे अलग, दैट इज़ फिलिस्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? किसकी स्पेलिंग गलत है? आंसर इज सेलिबेसी। तो करेक्ट क्या होगी? ठीक है, CELEBACY होगा इसका आंसर आपका, S नहीं होगा, यहाँ C होगा। साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है? सेलिबेसी का मीन्स होता है ब्रह्मचारी। ठीक है, फिलिस्टीन का हमने अभी पहले ही देखा। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, फटल यानी कि भाग्य, तो फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। ग्रीगेरियस मीन्स होता है जो लोग झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सुसामाजिक। ओके, तो आपका यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग थी वो थी सेलिबेसी की, तो करेक्ट है वो ये है। साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या है? ब्रह्मचर्य। ओके, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? शेक्सपियर का जो वर्क है टेम्पेस्ट, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसकी मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है? फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, जो कि है हमारी मिरांडा। ऐसे ही हमको कैरेक्टर्स याद करना होते हैं। देखो, शेक्सपियर के जो मेन वर्क हैं, जैसे कि टेम्पेस्ट, मैकबेथ, किंग लियर,
हैमलेट, ओथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, कुछ कम से कम 10 शेक्सपियर के आप ड्रामा ले लीजिए और उनकी समरी सुनिए शॉर्ट वे में। कहीं भी कोई भी बता रहा है, पढ़ा रहा है हिंदी में, सुन लीजिए, सुन के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना शेक्सपियर के वर्क से, और अगर आपने उसकी समरी भी सुनी हुई है ना, आपको आसान लगेगा वो। ओके, टेम्पेस्ट का टाइमिंग क्या है? 1610-11 के टाइम ये आई रही। ओके, तो ये टेम्पेस्ट है, शेक्सपियर का वर्क है, ट्रेजी कॉमेडी है, मिरांडा इसकी मेन प्रोटोगोनिस्ट है। इसका जो है समरी देख के रखें, कैरेक्टर्स को देख के रखें, और आप लोग साथ साथ में अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो इस चैनल को भी लाइक करते चले साथ साथ, ताकि ये सबके सामने आता जाए और सबकी हेल्प होती जाए। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर एक आपको आता नहीं है, पर कुछ इतने आसान आ जाते हैं, और यही ऐसे ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जो टफ वाले हैं ना, उनको ज़्यादा से समझ के चलो, और ये जो आसान है जो आपको आते हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, ये सोचते हुए चलो। सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद से खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखे, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। इट इज़ वेरी इजी। अगर कोई दूसरा लिखता है तो वो बायोग्राफी होता है। ओके, पेंटिंग वेंटिंग तो नहीं है। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। वो चेंज हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स एगो, कमला दास हैं, रिलीजन चेंज करके कमला सुरैया हो गई थी एंड टाइम पर, अपने जीवन के अंत समय में। तो करेक्ट आंसर कमला दास। देखिए ये क्वेश्चन आसान है कि लाइंस किसने कही हैं और इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइट येट, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, माइट मीन्स पावरफुल येट, अभी तक। दाई स्पिरिट वॉक्स abroad and turns our swords in our proper entrails। अब इसका एसेंस क्या है? एसेंस मीन्स मेन सार क्या कहना चाह रहे हैं। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, सीजर की जब डेथ हो जाती है तब भी वो माइटी है, पावरफुल है, ये इसका मतलब है। ओके, अब देख लेंगे जूलियस सीजर जो हमारे शेक्सपियर का इम्पॉर्टेंट वर्क है, अगेन हिस्टोरिकल प्ले है। ओके, और जो कि 1599 में रिटन हुआ था, परफॉर्म्स हुआ था, और ये एक ट्रेजेडी है। और इसमें ये बात कही जा रही है सीजर की पावर के बारे में, इवन आफ्टर हिज डेथ, कि तुम अभी भी पावरफुल हो, तुम्हारी स्पिरिट भले ही वॉक करके अब्रॉड यानी विदेश चली गई है, यानी कि भगवान जी के पास चले गए हैं, और हमारी जो स्वॉर्ड्स हैं वो सब टर्न हो गए हैं, एंट्रेल्स में है प्रॉपर्ली। एंट्रल मीन्स होता है जो व्यक्ति के पेट में जो आंतें होती हैं ना, वो मतलब स्वॉर्ड वहाँ पर गई होगी, तलवार, कुछ ऐसा, लेकिन तुम अभी भी पावरफुल हो। हु स्टेट दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, सोल बेन जॉनसन। ध्यान रखना, शेक्सपियर को सोल ऑफ द ऑल एजेस, मतलब तुम एक एज के बंदे नहीं हो, तुम हर एज में छा जाओ, कुछ ऐसे पर्सन हो, हर एज के राइटर हो। माना कि हमारा शेक्सपियरियन एज रहा, एलिजाबेथन एज रहा, और अलग अलग राइटर्स की एजेस होती हैं कि हाँ ये राइटर इस एज का है, बट बेन जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ फॉर ऑल एज, सोल ऑफ द एज। ओके, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये सब किसने कही इनकी तारीफ है? बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंकॉक। घोस्ट ऑफ बैंकॉक, अब मैकबेथ की स्टोरी जिसमें 4 विचेस रहती हैं, भविष्यवाणी करती हैं, है ना, तो मैकबेथ को लेकर तुम राजा बनोगे, तो वो बैंकों को फिर मार देता है, उनकी जगह राजा बनता है, एंड स्टोरी। तो ये क्या है, आपने समरी पढ़ी, आपको तुरंत ये क्लिक होगा। ओके, अब ये कंटेंट जो है ना, मैकबेथ ट्रेजेडी है, 1606 में आया था ये। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की, उसमें से ये एक है। और जो बैंको है, मैकबेथ का ही एक कैरेक्टर है, डंकन भी उसमें मिल जाते हैं हमको, हैमलेट नहीं है। लोइस सेज दिस फॉर होम, अब लोइस हैं जो कही है, इन्होंने ये बात किसके लिए कही है? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। देखो, अब आप कहेंगे चौसर के लिए है ये आंसर, ठीक है, माना, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, या चौसर है या नहीं। लेकिन आप ये तो आपका मन, या जिसने नहीं पढ़ा है तो वो सोच सकता है कि शेक्सपियर के लिए कहा गया हो, क्या पता मिल्टन के लिए कहा गया, और आप ये लगा दो। इस तरह की चीज़ें आउट से भी आ जाती, पर आप डिनाई नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप देख लेंगे, ये बहुत फेमस है, जिसने चौसर पढ़ा है उसको ये बात पता होगी कि चौसर ने क्या किया था। जो इंग्लिश थी ना, एक छोटे से इंग्लैंड में एक छोटे से क्षेत्रीय इलाके में बोली जाने वाली एक बोली थी,
मात्र। इन्होंने उसमें उस बोली में कुछ कंटेंट लिखा, उसमें लिटरेचर लिखा, वो इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि बढ़ते बढ़ते इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। ओके, इसीलिए इन्होंने ये बात कही है, चौसर के लिए ये बात कही गई थी लोव्स के द्वारा कि इन्होंने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया, डायलेक्ट यानी बोली, और एक लैंग्वेज बना के छोड़ दिया, एक भाषा बना दिया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं। द पोइट ऑफ द फेमस पोयम डैफोडिल इज, डैफोडिल बहुत ही फेमस पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब डैफोडिल का एक और टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि इस लाइन की, इस पोयम की पहली लाइन भी है। होता क्या है ना, जब किसी पोयम का कोई टाइटल नहीं होता है तो उसकी पहली लाइन को ही एज अ टाइटल मान लिया जाता है। ओके, सो डैफोडिल a poem by William Wordsworth, another title is I Wandered Lonely as a Cloud। ये पब्लिश कब हुआ था? डैफोडिल 1807 में। और किस में आया था? क्योंकि एक पोयम है तो ये पोयम कलेक्शन में आई थी जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें ये पब्लिश हुई थी 1807। अब देखिए क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ है तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 बर्थ है, 1815 का डेथ है। ओके, पोइट लॉरियट बने थे ये अपनी लाइफ में। अर्नोल्ड रॉट विथ हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री, द वर्ड हिम रिफर्स टू, कि इनके साथ ही रियल पोइट्री जन्म लेती है। कौन है ये हिम, किसके लिए कहा है इन्होंने इसमें से किसी के लिए भी नहीं कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्चुअली वो है जॉफ्री चौसर। अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात चौसर के लिए कही है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चौसर। ठीक है, अब ये इसीलिए आ रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, आप इन पे भी जा सकते हो। हाँ, कोई तो एक होगा, नन ऑफ देम पे ना जाकर अगेन में, इसीलिए अब देखो इम्पॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है और जॉफ्री चौसर के लिए कहा है। उनका एक निबंध लिखा था उन्होंने, द स्टडी ऑफ पोइट्री, उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री, कि उनके साथ ही हमारी रियल पोइट्री शुरू होती है, जो कि है हमारे जॉफ्री चौसर। Next one is, which of the following sentence has the figure of speech called apostrophe? Apostrophe figure of speech में क्या होता है, इसमें जो स्पीकर होता है ना, a speaker directly address someone something that is not physically present। ध्यान रखना, जो पोएट है वो जिसको एड्रेस कर रहा है पोयम में, मान लो किसी को संबोधित कर रहा है, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। ओके, दैट इज़ एपोस्ट्रोफी। तो इसमें आपके देखो सॉलिट्यूड, ये जो साइन है ना, इससे पता चलता है कि वो उसको पुकार के कह रहा है, उसको संबोधित कर रहा है। वेयर आर दाई चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड या सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, उनका चार्म्स कहाँ है, सॉलिट्यूड से पूछ रहा है वो। अब सॉलिट्यूड है, या रिस्पॉन्ड कर सकता है नहीं, इसीलिए ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। अब जैसे कि ए में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है देख लेते हैं। आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, तो आई वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ये पर्सोनिफिकेशन है कि सिटिंग क्या है, पर्सन की क्वालिटी, इंसानों की क्वालिटी, एंजाइटी बैठी है उसके चेहरे पर, इंसान बैठते हैं, तो इस तरह के कहा जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। एंड आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि आपका डैफोडिल पोयम की पहली लाइन है, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। ओके, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होता है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, तो इसमें एज का यूज़ हुआ है और ये खुद को कैसा बता रहे हैं, क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं। 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, इंसान और क्लाउड, 2 इंसानों को कंपेयर है, वो सिमिली में नहीं जाएगा। समझो, 2 एक सी चीज़ों को कंपेयर नहीं जाता है सिमिली में, 2 बिल्कुल अलग चीज़ों का कंपेयर होता है एज और लाइक का यूज़ करके, दैट इज़ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। चारों ही मैंने समझा दिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लाइक करते जाइए भाई आप लोग, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। आपकी सीट तो आपकी है, लेकिन अगर सब तक पहुंचेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ये। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, भाई ऐसे टाइम पर रहता है कि दूसरे के साथ, मतलब कंटेम्प्रेरी, समकालीन, ये इसका मतलब हो जाएगा। अ सेम टाइम पर रह रहे हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी। अब बाकी वर्ड जैसे कि आर्कियक, इसका मीनिंग क्या है, आर्कियक मीन्स होता है एंशियंट, प्राचीन। ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ये जो आपकी आंखों के सामने से कंटेंट जा रहा है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नोस्ट्रम। नोस्ट्रम मीन्स मेडिसिन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉट एन एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है,
मतलब यूं ही नीम हकीम की दवा होती है नोस्ट्रम, ऐसी मेडिसिन जो किसी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार नहीं की गई है, दैट इज़ नोस्ट्रम। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखो कितनी बार वो संबोधित कर रहे हैं, ओ जूलियस सीजर दो आर माइटी येट। अब इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है रेटोरिक। रेटोरिक क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें, अब क्वेश्चन रेटोरिक क्वेश्चन, मतलब उसका जवाब नहीं चाहिए। लाइक इंसाफ कौन करेगा, ऐसे पूछते हैं ना, जबकि हमको पता है कोई है नहीं इंसाफ करने वाला, तब इस तरह की बात आ रही है, यानी कि आंसर तो कोई नहीं दे रहा। रेटोरिक क्वेश्चंस होते हैं ये। ओ जूलियस सीजर दो आर माइटी एट, क्या तुम अभी भी माइटी हो, जूलियस सीजर तुम अभी भी पावरफुल हो, ये उससे पूछ रहे हैं। तो ये रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है बेस्ड नॉट टू सॉलिसिट और रिप्लाई, मतलब पोस्ट ऐसा होता है कि इसमें रिप्लाई नहीं मिलेगा, बट टू एम्फसाइज, कुछ बातों को एम्फसाइज करने के लिए, क्लियरली उसको जो कंक्लूजन पे पहुंच सके उस बात के लिए, मतलब किसी बात को महत्वपूर्णता से बताने के लिए क्वेश्चन वे में पूछा जा रहा है। रेटोरिक क्वेश्चंस होते हैं ये। ऑक्सीमोरन यानी कि दो अपोजिट वर्ड यूज हो, वो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। पर्सोनिफिकेशन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बना देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड सुरेश। बिटवीन कब आता है, जब दो इंसानों की बात चल रही है। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा होता, बॉयज़ लिखा होता, है ना, प्लूरल्स होते, दो से ज़्यादा होते तो फिर एमंग आता आपका, पता ही होगा, इजी है ये। फिर भी इस तरह के आते हैं तो हम एग्ज़ाम में गलत ना करके आएँ, बात तो वही आ जाती है ना। यहाँ कितना अच्छा पढ़ लें, एग्ज़ाम में तो सही करके आना होता है ना। सादे मतलब आसान से भी आसान, अगर हम वहाँ गलत करके आ जाते हैं फिर तकलीफ़ होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल फोकस के साथ आपको पढ़ना है। ओके, आई बेयर नो मैलिस डैश एनीबडी। मैलिस मीन्स होता है हेट्रेड। ओके, हेट्रेड, घृणा। मैं किसी के अगेंस्ट है या किसी पर है, तो उसका करेक्ट आंसर अगेंस्ट होगा, कि मैं किसी के खिलाफ मैलिस नहीं सहने वाली, घृणा नहीं सहने वाली। तो इसका 2 हो जाएगा, अगेंस्ट इज द करेक्ट आंसर। कुछ अंडरस्टैंडिंग से लगाने होते हैं, ऑन, इन, ओवर, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट जा रहा है, दैट इज़ अगेंस्ट, और वही करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज कोवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अब ये लाइन किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आज के प्रेजेंट टाइम में भी। जैसा कि उनको कहा गया है शेक्सपियर को कि ये जो राइटर है फॉर ऑल एजेस है, हर एज के हैं, केवल एक अपनी एज के नहीं है, ये हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे आगे भी। इसी वे में जो कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, ये बात जो है ना आज के समय में भी बोली जाती है कि जो एक कायर व्यक्ति है अपनी डेथ से पहले कई बार मर चुका होता है। लेकिन ये एक्चुअल में ये लाइन शेक्सपियर की है, जो कि जूलियस सीजर में कही गई थी बाय जूलियस सीजर टू हिज वाइफ कैलपुर्निया। ओके, तो ये लाइन जूलियस सीजर प्ले की है, हिस्टोरिक प्ले है शेक्सपियर का, ट्रेजेडी है, 1599 में परफॉर्म हुआ, लिखा गया, और ये लाइन एक्ट 2 में कही गई थी, एक्ट 2 सीन 2 में। अब किससे कह रहे थे जूलियस सीजर, अपनी वाइफ कैलपुर्निया से, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यूज ऑफ दिस डैश विल क्योर फॉर योर इलनेस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारे देखो ध्यान से। इस फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, जो नंबर 1 है, तो वही इन्होंने लिख दिया है यहाँ कि यूज़ दिस मेडिसिन फॉर 7 days विल क्योर फॉर योर इलनेस, कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी 7 दिन तक आप ये मेडिसिन लो। फर्स्ट 1 का आंसर क्या है आपका, फिजिक मीन्स मेडिसिन। अब नेक्स्ट जो आपका देखिए, ये सारे ही जो वर्ड्स हैं ना, ये फिजिकल, फिजिक्स, बॉडी से ही रिलेटेड हैं। फिजिक मीन्स बॉडी, फिजिक्स यानी कि जो भौतिक जगत होता है, सब्जेक्ट का नाम भी है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, एंड फिजिकल यानी कि शारीरिक। तो यहाँ पर ये जो फिजिक है पहला वाला, वो इसका करेक्ट आंसर, जिसका मीनिंग होता है मेडिसिन। नेक्स्ट 1 इज कौन सा गलत स्पेलिंग है। देखो क्वेश्चन भी सही से पढ़ो, कभी पूछते हैं कौन सी सही स्पेलिंग है, तो यानी कि सारी गलत एक सही लिख दी उसमें, और कौन सी गलत है, तो सारी सही एक गलत, ऐसा कुछ। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी गलत लिखी है, दैट इज़ रेटोरिक। रेटोरिक की स्पेलिंग में वाई नहीं आएगा, ये होगी स्पेलिंग रेटोरिक। ओके, और देन जेलस, अपोजिट, एम्पिरिकल। का मीनिंग देख लेते हैं, इन सब का मीनिंग क्या होता है। जेलस मीन्स होता है उत्साही, जिसके अंदर खूब उत्साह है, पैशन है, ओके, दैट इज़ जेलस। अपोजिट मीन्स विलोम, एक दूसरे का अलग, विरोध। एम्पिरिकल मीन्स होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस,
कोई चीज़ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है उसको हम एम्पिरिकल कहते हैं। एंड रेटोरिक मीन्स वाक चातुर्यता, बोलने में जो चतुराई पाई जाती है ना, कोई लोग अच्छा बोलते हैं, दैट इज़ रेटोरिक। ओके, वो जो रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच भी है उससे भी आप समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे सीरीज़ में। इसके पहले के जितने भी पेपर हैं ज़रूर देखें, कम्युनिटी में भी सारे पोस्ट करती जा रही हूँ डेली डेली डेली। और ज़्यादा नहीं, आप प्रीवियस के पिछले 10 से 15 वीडियोस जाएंगे तो आपको सारे यूपी टीजीटी पीजीटीज़ के पिछले पेपर्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाए हुए हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए। सो लाइक करके शेयर करके आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।